नाइन्थ क्लास साइंस। लास्ट क्लास में मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में, साउंड चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने ये टॉपिक कराया था फ्रीक्वेंसी के बारे में। मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत बातें बताई हैं साउंड वेव के बारे में। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से साउंड निकलती है, जब कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर साउंड प्रोड्यूस करता है तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और अगर उसको वो मीडियम मिल जाता है तभी वो साउंड ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंचती है। अदरवाइज अगर उसको कोई मीडियम ना मिले तो साउंड हम तक नहीं पहुंचेगी। तो मैंने ये भी बताया था साउंड जिस मीडियम से ट्रेवल करके निकलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है तब हमें सुनाई देती है, तो उस मीडियम में एक रे बनाई जाती है। मतलब अगर वो किसी पर्टिकुलर मीडियम से निकल रही है ट्रैवल करके, इस तरह से साउंड क्रिएट होकर निकल रही है, तो ये जो वेव होती है इसको मैंने बताया था ये साउंड वेव कहलाती है। कौन सी वेव कहलाती है? साउंड वेव। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम से साउंड ट्रैवल करके निकल रही है तो उसका रफ डायग्राम ये होता है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। बाकी ये डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं? कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, मशीनों के थ्रू, गैजेट्स के थ्रू हम इन डायग्राम्स को बना सकते हैं। अभी तो हम पढ़ाई लिखाई के लिए रफली बना रहे हैं, ठीक है। इस वेव को क्या कहा जाता है? साउंड वेव। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक साउंड वेव उस एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर पा रही है कंप्लीटली। तो देखो यहां से ये पास हुई, ये पहला, फिर पास हुई, फिर दूसरा। तो इस तरह से अगर साउंड वेव अपने मीडियम में ट्रेवल कर कर कान तक पहुंच रही है हमारे, ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। और लास्ट क्लास में मैंने फ्रीक्वेंसी की क्या बता दी थी? एसआई यूनिट। लास्ट क्लास में मैंने फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट बताई है, ठीक है, जिसको मैंने बताया था हर्ट्ज। और इसको किसने क्लासिफाई करा था वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है। उस बंदे का नाम मैंने बता दिया था, हेनरिच हर्ट्ज, ठीक है, और डेट भी लिखवा दी थी। बस अब नोट के अंदर लास्ट पॉइंट लिख लो, फिर ये फ्रीक्वेंसी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो नोट के अंदर थर्ड पॉइंट लिख लो, ठीक है। तुमने सेकंड पॉइंट तक लिख रखा होगा, थर्ड पॉइंट अब लिख लो। लिखो। देखो जब हम हर्ट्ज की बात करते हैं तो तुम्हें मालूम है हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। तो देखो इसकी जो बिगर यूनिट होती है, बिगर का मतलब है उससे बड़ी, हर्ट्ज से बड़ी, तो ध्यान रखना बिगर यूनिट होती है किलो हर्ट्ज। जैसे किलोग्राम होता है वैसे किलो हर्ट्ज। अब तुम समझ सकते हो किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो एक किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होंगे? एक किलो हर्ट्ज में होते हैं 1000 हर्ट्ज। ये होती है बिगर यूनिट। फ्रीक्वेंसी की ये क्या मानी जाती है? बिगर यूनिट। लेकिन इससे भी बड़ी यूनिट होती है कई बार, इससे बड़ी यूनिट को बोला जाता है मेगा यूनिट। इससे बड़ी यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है? मेगा यूनिट। हाँ, इसको बोला जाता है, अगर मैं कह रहा हूं 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज है तो ध्यान रखना 1 मेगा हर्ट्ज में, 1 मेगा हर्ट्ज में इससे भी तो ज्यादा होंगे भाई। जब 1 किलो में 1000 है तो 1 मेगा हर्ट्ज में तो और भी ज्यादा होंगे। अच्छा इस चीज को देखो, ये जो मैंने लिखा था 1000 हर्ट्ज, 1000 का मतलब यही तो होता है 10 की पावर 3। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना पसंद करूं तो यही तो लिखूंगा 10 की पावर 3, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 मेगाहर्ट्ज में इससे भी ज्यादा होते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज में होते हैं 10 की पावर 6। तो बताओ ज्यादा है ना? कितनी जीरो ज्यादा आ गई? 3 जीरो, उसमें सिर्फ 3 थी, इसमें 6 जीरो आएंगी, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखना है 10 की पावर 6। हाँ, उसको तुम 1000 भी लिख सकते हो, 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर तो जीरो इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि 6 जीरो लिखनी पड़ेंगे, फिर वैसे लिखने का तरीका वो भी ठीक है कि 6 जीरो लगा के लिखो। लेकिन जब ज्यादा बड़ी यूनिट आती है ना तो पावर लगाना ज्यादा पसंद करते हैं हम, ठीक है। तो नोट के अंदर थर्ड पॉइंट में लिखना बिगर यूनिट के बारे में, तो लिखो द बिगर यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर, the bigger units of frequency are kilohertz. The bigger units of frequency are kilohertz. ब्रैकेट में लिखना 1 किलोहर्ट्ज, ऐसे लिखना ब्रैकेट में 1 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज।
1 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। तो मैंने लिखवाया है द बिगर यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर, द बिगर यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर किलोहर्ट्ज। तो ब्रैकेट में लिख लेना 1 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। एक यूनिट और लिख लो एंड ब्रैकेट बंद कर देना पहले। अब लिखो एंड मेगाहर्ट्ज, एक ये भी तो होती है ना, एंड मेगाहर्ट्ज। देखो ऐसे लिखते हैं मेगा हर्ट्ज। हाँ इसके लिए भी ब्रैकेट में लिख लो, ये लिखना 1 मेगाहर्ट्ज, ऐसे लिखना एम एच छोटा जेड, 1 mhz इक्वल टू 10⁻⁶ हर्ट्ज, 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो ये दो बिगर यूनिट्स है, बाई चांस अगर एक नंबर में पूछ ही जाए तो तुम अब बता सकते हो। तो अब हम करेंगे अगला टॉपिक जो कि बहुत छोटा सा है, ठीक है। तुम्हें मालूम है ना, जब एक वेव ऑस्किलेशन कंप्लीट करती है तो वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। मान लो बताना मुझे किस में ज्यादा समय लगेगा, कौन से ऑस्किलेशन में ज्यादा समय लगेगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। अभी मैं बताता हूं। देखो यहां पर एक साउंड वेव ऐसी है, इस तरह से साउंड वेव जा रही है, और एक साउंड वेव ऐसी है। बताओ किसमें ऑस्किलेशन जल्दी कंप्लीट हो रहा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। ऑस्किलेशन का मतलब होता है ऊपर से लेकर नीचे तक का राउंड। ऑस्किलेशन का मतलब होता है ऊपर से लेकर नीचे तक का राउंड। तो बताओ यहां पर ऑस्किलेशन ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। देखो इसने एक कंप्लीट करा, फिर दूसरा कंप्लीट करा, है ना, दो ऑस्किलेशन कर लिए इसने, और इसने देखो सिर्फ एक ही कर पाया, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक वापस आना, ठीक है, ये कहलाता है ऑस्किलेशन। तो बताओ किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसने यहाँ पर कितने ऑस्किलेशन कंप्लीट करे हैं, दो में इंडिकेट कर देना हूं, फिर से देखो यहां से स्टार्ट करा, एक, दो, ठीक है, दो ऑस्किलेशन कर लिए इसने, नंबर 1 और नंबर 2, और देखो इसने क्या करा है, ये रहा। तो मुझे बताओ यहाँ पर ऑस्किलेशन कम हो रहा है लेकिन समय यहाँ पर ज्यादा लग रहा होगा ना। इसका रीजन समझो क्यों यहाँ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर ऑस्किलेशन तो कम हुए फिर भी समय ज्यादा लगा है। देखो यहाँ पर उसका डिस्टेंस भी तो देखो कितना ज्यादा है, यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा है ना। लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था वेवलेंथ क्या होती है। दो ट्रफ के बीच का गैप और दो क्रेस्ट के बीच का गैप क्या कहलाता है, वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की ये कंप्लीट भी क्या होगी, वेवलेंथ। तो बताओ यहाँ की वेवलेंथ ज्यादा होगी या यहाँ की वेवलेंथ ज्यादा होगी। यहाँ की वेवलेंथ ज्यादा है ना, और यहाँ की वेवलेंथ कम है। इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और जब ज्यादा डिस्टेंस होता है तो समय तो ज्यादा लगेगा ही, उस साउंड को ट्रेवल करने में टाइम ज्यादा लगेगा ही, ये गारंटी है, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइम ज्यादा की बात और फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहां पर समय ज्यादा लग रहा था, ठीक है, समय ज्यादा लग रहा था और फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम थी, है ना। समय ज्यादा लग रहा था, फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, यानी कि टाइम के और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशन है, देखो टाइम ज्यादा होता जा रहा था, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम। अब इसका उल्टा देखो, अगर टाइम होता कम तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती, ज्यादा। मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बन गया, नेगेटिव रिलेशन। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन माना जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान रखना। खैर इतना लॉजिक मत देखो कि कैसे हो रहा है, बस एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला लिख लो पहले। हाँ पहले हेडिंग डाल देना, एक सब हेडिंग बना देना, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला तुम्हें नोट करना है। तो देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। टाइम का फॉर्मूला बराबर होता है
वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, और टी का मतलब क्या है यहाँ पर, टाइम। तो लिख लेना यहाँ पर टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को और एफ रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो पहले ये रिलेशन नोट कर लो। ठीक है, अब अगला रिलेशन लिखना है। अगला रिलेशन लिखो, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड। एक तो साउंड की हमें क्या देखनी है, स्पीड, कॉमा फ्रीक्वेंसी, और एक लास्ट टॉपिक तुम्हें देखना है वेवलेंथ। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो अब हमें देखना है। तो देखो, अब हम स्पीड की बात कर रहे हैं और स्पीड निकालना बहुत आसान है। ठीक है, साउंड की स्पीड कैलकुलेट करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला पहले से ही मालूम होगा। स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला तुम्हें पहले से ही मालूम है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिस्टेंस अपॉन में टाइम के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। उससे पहले एक चीज गौर करो, अभी जो मैंने रिलेशन लिखवाया था ना टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच का, वो ये लिखवाया था ना, टाइम होता है वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। अभी अभी मैंने पहले वाले टॉपिक में यही करवा के आया हूं। टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, टाइम का फॉर्मूला तो वन अपॉन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है वन अपॉन टाइम, बन सकता है ही नहीं भाई। एफ को उधर भेज दिया, टी को इधर लिया है, ऐसा हम कर सकते हैं। और नहीं पता तो ध्यान रखो, इस तरह से अगर कोई चीज यहाँ पर इक्वल होती है और यहाँ पर वन अपॉन एफ होता है, तो एफ को उधर भेज दो, टी को ऐसा ले आओ, और ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब जरा वापस इस वाले टॉपिक में आ जाओ। देखो, हमें किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है। एक तो साउंड की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों का रिलेशन निकालना है आपस में। मतलब ये जरूर आपस में रिलेटेड होंगे, तभी तो पूछा है हमसे। तो देखो, पहले तो स्पीड का फॉर्मूला लिखो, स्पीड ऑफ साउंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं अभी बता दूंगा, पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लो। देखो, साउंड की स्पीड अगर निकालनी है, पहले तो ये बताओ, किसी की भी स्पीड निकालने का एक ही तो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहले तो वही लिखना है बेसिक, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं, वो भी साउंड की स्पीड, तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ से। यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ठीक है, नहीं पता तो ध्यान रखना, जब मैं साउंड वेव की बात करता हूं तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, वेवलेंथ। तो डिस्टेंस की जगह डाल दो वेवलेंथ। हाँ, टाइम तो टाइम ही होता है हर जगह, ये कभी नहीं बदलता, टाइम तो हमेशा टाइम ही है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे का रिलेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मुझे बताओ। जो साउंड की स्पीड होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। देखो, तुम्हें अक्सर कंफ्यूजन रहेगी, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था पहले की फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बनाना डिजाइनदार, क्योंकि इसमें और उसमें फर्क होता है। ये वी दिखने में लगता है लेकिन ये वी होता नहीं है, ये क्या होता है, एक तरीके का न्यू। मैंने इस कैरेक्टर के बारे में पहले बता दिया था, ये जो ग्रीक कैरेक्टर है, ये लेटर जो होता है वो अलग होता है, ये ग्रीक का है। ठीक है, लैटिन वगैरह, तो इसके ऊपर ये छोटा सा डिजाइन सा बना दिया करो, तब ये बनता है न्यू। तो वी में और इसमें फर्क होता है, ध्यान रखना। जो साउंड की स्पीड होती है उसको दिखाया जाता है वी से, और फ्रीक्वेंसी को क्या दिखाया जाता है, न्यू से, वो होता है न्यू। ठीक है, तो देखो वेवलेंथ तो तुम्हें मालूम है, वेवलेंथ के लिए मैं कौन सा सिंबल यूज कर रहा था, लैम्डा। वेवलेंथ के लिए मैंने पहले ही बता रखा है ना कौन सा सिंबल होता है, लैम्डा अपॉन में टाइम। अब जरा इस स्कोर को देखना, मैं इसमें कैसे रिलेशन फिट करूंगा अपना, वो तुम्हें याद होना चाहिए। अब देखो कैसे यूज कर रहे हैं, मुझे बताओ, लैम्डा को थोड़ी देर के लिए अलग कर रहा हूं मैं। देखो, लैम्डा को अलग कर रहा हूं और वन अपॉन टी को अलग कर दिया, ऐसा कर सकते हैं ना। मुझे बताओ, ऊपर इसके साथ वन मल्टीप्लाई है या नहीं, वन ध्यान रखना हर जगह होता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, कहीं पर भी होता है वन। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो उसे हम अलग कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, देखो वन तो मल्टीप्लाई था इसके साथ,
तो मैंने इस रिलेशन को 1/t को दिखाई दे रहा होगा, 1/t को तो अलग कर दिया और लैम्डा अकेला छोड़ दिया। अब देखो एक फॉर्मूला और दिखाता हूं, मान लो x/y है, अभी समझ में आ जाएगी ये बात कैसे करिए। मान लो x/y लिखा हुआ है और मैंने बताया 1 सबके साथ होता है ना, 1 सबके साथ होता है, तो देखो यहां पर भी क्या मल्टीप्लाइड है 1। अब मैं फिर से इस रिलेशन को क्या करूंगा अलग, तो देखो 1/y तो अलग हो गया और ये जो x है ये बेचारा अलग पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक और देखते हैं इसी बात पर, मान लो इस बार लिखा हुआ है 2/3, इस बार कौन सी फॉर्म लिखी हुई है 2/3 और तुम्हें फिर से मालूम है 1 सबके साथ होता है, तो 1 इधर मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया। अब बताओ मैं अगर अलग करना पसंद करूंगा तो ये हो जाएगा 1/3 और 2 को कर दो अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी कि मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। अच्छा देखो मैंने रिलेशन बना लिया 1/t, अब तुम सोच रहे होंगे ऐसा करा क्यों है, ठीक है। तुम्हें याद होगा हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड टाइम मतलब इन तीनों के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच हम रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं ना। अब मुझे बताओ ये तो है स्पीड, ये आ गया v, बताओ 1/t का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया ऊपर वाले टॉपिक में, 1/t किसके बराबर निकाल रखा है मैंने पहले, फ्रीक्वेंसी के। तो मैं ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि 1/t मैंने क्या निकाला है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट की जाती है न्यू से। चलो पहले लिख लेते हैं, तो मुझे बताओ 1/t की जगह में क्या डाल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी ना, 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं। क्या इस लैम्डा में कोई चेंज होगा, नहीं, लैम्डा में कोई चेंज नहीं है। हाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डालना मत भूलना, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, ये आ गया रिलेशन। तुम्हें मालूम है ये क्या है स्पीड, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है वेवलेंथ। हेडिंग जरा देखो, इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन हमें निकालना था, स्पीड के बीच में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों के बीच का रिलेशन ये निकल आया हमारा, ठीक है। खैर ये कैसे निकाला है ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में कभी डेरिवेशन नहीं आता है, तुम्हें बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना स्पीड इक्वल टू होती है हमेशा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, वीडियो पॉज करके पहले इतना पार्ट उतार लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें फॉर्मूला पता चल गया है स्पीड का, क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होती है हमेशा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, ठीक है, साउंड की अगर तुम्हें स्पीड निकालनी है तो तुम्हें मालूम है स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी कि तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो तुम्हें वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए और एक उसकी क्या पता होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों वैल्यू तुम्हें पता होंगी तो ही तो निकाल सकते हो तुम स्पीड, क्या इन दोनों के बिना स्पीड निकाल पाओगे, नहीं निकाल सकते। मतलब एक तो तुम्हें उसकी पता होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी और एक उसके बारे में पता होनी चाहिए वेवलेंथ। तो ध्यान रखना किसी भी साउंड वेव की वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी पता होगी तो ही तुम उसकी क्या बता पाओगे, स्पीड, ठीक है। यानी कि स्पीड के लिए ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। तो ये दोनों चीजें कहलाती हैं किसी भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसकी विशेषता। अगर तुम्हें इन दोनों चीजों के बारे में पता होगा तो ही तुम स्पीड के बारे में बता सकते हो। अगर इन दोनों कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है तो तुम फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ये बात नोट में लिख लो, फॉर्मूले के नीचे एक नोट लिखो और नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो टू डिस्क्राइब अ साउंड वेव, बोर्ड पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब अ साउंड वेव we need to know we need to know मतलब हमें जानने की जरूरत है, we need to know speed, we need to know का मतलब होता है जानना, KNOW नो, we need to know speed।
मतलब अगर तुम साउंड वेव को डिस्क्राइब करना चाहते हो, एक तो तुम्हें उसकी क्या पता होनी चाहिए, स्पीड, एक क्या पता होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी, और एक क्या पता होनी चाहिए उसकी वेवलेंथ। अगर तुम्हें ये तीनों बातें पता है तो ये क्या कहलाती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिखो, वी नीड टू नो स्पीड, कॉमा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। We need to know speed, comma, frequency, frequency and wavelength, and wavelength। बोर्ड पे लिखा हुआ है wavelength and wavelength, ठीक है। लिख लो, these are known as characteristics, these are known as characteristics of sound, characteristics of sound, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक मैंने स्पीड तो बता दी, स्पीड कैसे निकालते हैं वो भी बता दी। ये साउंड की स्पीड ही तो थी, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई, है ना। सेकंड पॉइंट में लिखना, नोट के लिखना, स्पीड ऑफ साउंड। अब तुम्हें लिखनी है इसकी डेफिनेशन, तो स्पीड ऑफ साउंड के आगे लिखो, पहले डाल देना स्पीड ऑफ साउंड। अब लिखो डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड, it is the distance traveled by the sound, it is the distance traveled by the sound wave, traveled by the sound wave per unit time, traveled by the sound wave per unit time, per unit time। It is denoted by V। थोड़ा छोटा बनाना, कभी ज्यादा बड़ा बना दो, कैपिटल नहीं बनाना है तुम्हें। It is denoted by V, बोर्ड पे लिखा हुआ है। And it is measured, ये तो तुम्हें मालूम ही है, स्पीड तो हम मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन साउंड की स्पीड मीटर पर सेकंड में ही की जाती है। तो लिखो, एंड इट इज मेजर्ड, मेजर्ड का मतलब है इसको किसकी टर्म्स में लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड। एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखना, एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में इसको मेजर किया जाता है। अब हम देखते हैं, मुझे बताना, सोच समझ कर जवाब देना कि अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड की, साउंड की, ठीक है, तो क्या हर एक मीडियम में एक जैसी स्पीड होती है? बताओ, सबसे ज्यादा साउंड कहां पे प्रोड्यूस होगी और तेजी से प्रोड्यूस होगी, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? तुमने देखा होगा इस समय यहाँ पर इस रूम के अंदर एयर है, हवा है, तो बताओ गैस है ना, गैस की फॉर्म है। अगर तुम इस तरह से हाथ हिलाते हो तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है। जरा गौर से करो इस तरह से, तो तुम्हें साउंड महसूस होगी, ठीक है। अब जरा इसी हाथ को पानी में हिलाओ, ठीक है, तो पानी के अंदर जब तुम साउंड प्रोड्यूस करोगे तो उसके अंदर वो ट्रेवल तो कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी सी धीमी होगी, ठीक है, उससे तो तेजी होगी गैस के मुकाबले। लेकिन अगर तुम बात कर रहे हो सॉलिड की, सपोज तुमने आयरन का पीस ले लिया, तो आयरन के पीस में साउंड बहुत तेजी से फैलेगी और प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यानी कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कौन से मीडियम में होती है, सॉलिड में। और फिर सेकंड नंबर पे कौन से पे आती है, लिक्विड, और सबसे कम किस में होती है, गैसेस में। ये तो बेसिक आइडिया है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, और उससे कम होता है गैस में। ये तो एक बेसिक आइडिया है कि इसमें सबसे ज्यादा है और उसमें सबसे कम है। लेकिन ये आइडिया हमेशा ठीक नहीं होता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये आइडिया गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक रबड़ का पीस है, काफी बड़ा पीस है रबड़ का,
रबड़ तुम्हें अच्छे से मालूम है क्या होती है, मुलायम चीज जो होती है उसे हम कहते हैं रबड़, एक तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर उसको बीट करोगे या फर्श पे फेंक दोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी ना, लेकिन बहुत ही कम प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होएगी वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होएगी। इसी तरह से देखो यहाँ पे तो आइडिया फेल हो गया। रबड़ तो हमारी क्या होती है, सॉलिड। रबड़ किस में आती है, सॉलिड में, लेकिन क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही थी इतनी? नहीं, उसमें बहुत कम प्रोड्यूस होती है साउंड। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, हाइड्रोजन। तुम्हें यकीन नहीं होगा, हाइड्रोजन के अंदर जो स्पीड होती है ना साउंड की, वो होती है तुम्हारी 1284 मीटर पर सेकेंड, 1284 मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड उस रबड़ की स्पीड से भी ज्यादा है। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन हमारी क्या होती है, गैस। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। और एक गैस के अंदर इतनी ज्यादा स्पीड, तो बताओ गड़बड़ हो रही है ना। ये जो बेसिक आइडिया, बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां पे ये आइडिया फेल हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर कोई तुमसे रफली पूछता है कि सबसे ज्यादा किस में होती है जर्नली, तो तुम्हें जर्नली तो यही बताना है कि सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है, सॉलिड में। उससे कम होती है लिक्विड में, और उससे कम होती है गैस में। जर्नली हम ये बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। कहीं कहीं पर तो अभी मैंने बताया रबड़ वाला एग्जाम्पल, सॉलिड है फिर भी स्पीड कम है। और एक मैंने एग्जाम्पल दिया है गैस वाला। ठीक है, यहाँ पर ये गैस है फिर भी इसकी स्पीड उससे ज्यादा है। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, कुछ केसेस के अंदर ये आइडिया फेल हो जाता है, लेकिन जर्नली ये बेसिक आइडिया ही तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल दो। अगला हेडिंग है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। मीडियम का मतलब है अगर मीडियम बदलेंगे तो क्या साउंड की स्पीड भी बदलेगी? तो बताओ बदलेगी ना। अगर मीडियम सॉलिड हो जाए, लिक्विड हो जाए, गैस हो जाए, तो इसका स्पीड पर भी फर्क पड़ेगा, और जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से फर्क पड़ेगा। पहले तो मुझे बताओ, अगर जब कोई आसमान में बिजली चमकती है, ठीक है, अगर तुम्हें बिजली चमकती दिखाई देती है और तूफान की जो आवाज होती है, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जो थंडर होता है, थंडर का मतलब जो बिजली कौनती है ना, उसकी आवाज भी तो होती है। तो तुम कई बार देखना कि अगर बिजली ऐसा हो रहा है, तूफान का समय आसमान में और बिजली चमक रही है, तो तुम्हें पहले दिखाई देगी फिर सुनाई देगी। हमेशा देखना इस चीज को, और केवल इसी में एग्जांपल में मत लगाओ, जहां मर्जी लगाना है वहां पे लगाओ। ठीक है, हमेशा तुम्हें हर एक चीज में लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देती है। इसका मतलब किसकी स्पीड ज्यादा है? लाइट तुम तक बहुत तेजी से पहुंच रही है साउंड के मुकाबले। साउंड भी पहुंच रही है, लेकिन साउंड बाद में सुनाई देगी, लेकिन पहले क्या दिखाई देगी? लाइट। ठीक है, उसका यही रीजन है क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है। ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन होती ज्यादा है। ठीक है, तो पहले इस हेडिंग के अंदर वो नोट में कुछ जनरल बातें लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो कि किसकी स्पीड ज्यादा होती है और किसकी स्पीड कम होती है। तो तुम्हें पता चल गया होगा, जब भी आसमान में बिजली वगैरह चमकती है तो तुम्हें पहले दिखाई देगी, और उसकी जो गड़गड़ाहट है बादलों की, वो तुम्हें बाद में सुनाई देगी। तो लिखो द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। फ्लैश का मतलब होता है चमकना, मतलब वो जो एकदम से चमकता है। द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, पूरा लिख लेना। द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट। सीन फर्स्ट मतलब तुम्हें पहले दिखाई देगी। सीन फर्स्ट का मतलब है, सीन का मतलब देखना और फर्स्ट का मतलब पहले। सीन फर्स्ट, द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट मतलब जो बिजली चमक रही है वो तो तुम्हें पहले दिखाई देगी, जो रोशनी चमकती है वो तो तुम्हें पहले दिखाई दे जाएगी, लेकिन जो थंडर की आवाज है, जो थंडर की गड़गड़ाहट होती है, वो तुम्हें बाद में सुनाई देगी। तो लिखो एंड थंडर इज हियर्ड, एंड थंडर इज हियर। थंडर का मतलब होता है जैसे बादलों में गड़गड़ाहट होती है, तूफान आने वाला होता है, बहुत ही भयंकर तूफान। ठीक है, एंड थंडर इज हियर्ड, थंडर इज हियर्ड मतलब जो तूफान होएगा, हियर्ड का मतलब सुनाई देना। थंडर इज हियर्ड लेटर ऑन, लेटर ऑन का मतलब है वो बाद में सुनाई देगा।
पहले क्या दिखाई देगी? लाइटनिंग। थंडर की आवाज तो तुम्हें बाद में सुनाई देगी, ठीक है। एंड थंडर इज हियर्ड लेटर ऑन, लेटर ऑन का मतलब बाद में, ठीक है। तो जो लाइटनिंग की फ्लैश होती है वो तुम्हें पहले दिखाई देती है, और जो थंडर की आवाज होती है वो तुम्हें बाद में सुनाई देती है, ठीक है। द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड द थंडर इज हियर्ड लेटर ऑन। सेकंड पॉइंट लिखना। हाँ, सेकंड पॉइंट में लिखना। तो देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम्हें दिखाई पहले दे रहा है सुनाई बाद में दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाई तो दे रहा है, चलो ठीक है पहले। ऐसा भी नहीं है कि 1 घंटे बाद सुनाई देगा, कुछ ही सेकंड्स का फर्क होता है। बल्कि ये लगा लो 1 सेकंड का भी फर्क नहीं होता है, 1 सेकंड का भी 1/10वां हिस्सा होता है, बस इतना कम फर्क होता है। तुम्हें अक्सर ऐसा लगेगा कि एक साथ ही दिया है, दिखाई और सुनाई एक साथ ही दिया है, लेकिन इसको तुम फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, साइंटिफिकली इसको कैलकुलेट किया गया है कि दिखाई पहले देगा और सुनाई बाद में देगा, क्योंकि एक आधी सेकंड का फर्क होता है बस, तो तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे कभी, ठीक है। तो इस बात को लिख लो। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, क्या दिखाई देने में और सुनाई देने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है? छोटा मोटा, तो ध्यान रखना एक आधी सेकंड का फर्क होता है बस। तो लिख लो, द गैप बिटवीन द लाइटनिंग एंड थंडर। द गैप मतलब इनके बीच का जो गैप है, जो इनके बीच की दूरी है, वो क्या ज्यादा लंबी है? नहीं, ज्यादा लंबी दूरी नहीं है, बहुत ही कम दूरी होती है इनके डिस्टेंस में, ठीक है। द गैप बिटवीन द लाइटनिंग एंड थंडर, द गैप बिटवीन द लाइटनिंग एंड थंडर is about 1 second, is about 1 second. The gap between lightning and thunder is about 1 second, is about 1 second. तो बताओ किसको समय ज्यादा लगता है, साउंड को या लाइट को? साउंड को ज्यादा समय लगता है ना, तभी तो वो देर में पहुंचती है, और लाइट बहुत तेजी से फैलती है तो वो हमें तुरंत दिखाई देती है, ठीक है। यानी कि स्पीड किसकी ज्यादा हुई, साउंड की या लाइट की? लाइट की स्पीड ज्यादा हुई। इस बात को भी लिख लो थर्ड पॉइंट में। लिखो थर्ड में, साउंड ट्रेवल्स विद अ स्पीड। बताओ साउंड की स्पीड कम है ना, लिखो साउंड ट्रेवल्स with a speed, sound travels with a speed, with a speed less than the speed of, less than the speed of light। मतलब साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से कम होती है, less than the speed of light, less than the speed of लाइट। साउंड की स्पीड जो है कम होती है और लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि लाइट तेजी से ट्रेवल करती है और साउंड थोड़ा सा धीमी गति से ट्रेवल करती है। अब मैंने हेडिंग लिखवाया था कि जो साउंड होती है, स्पीड जो होती है साउंड की, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अब जरा उस टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक आइडिया लिखवाया है, और तुम्हें ये मैंने बता दिया है रफली कि सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड होती है सॉलिड में, और फिर आता है नंबर लिक्विड का, और फिर बाद में नंबर आता है तुम्हारा गैस का, ठीक है। तो इस हेडिंग के लिए अब कैपिटल ए पॉइंट लिखना। नोट के अंदर तो मैंने जनरल पॉइंट लिखवा दिए थे स्पीड के बारे में, अब जरा ए पॉइंट में लिखो। तो बताओ सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे मिलेगी? सॉलिड, ठीक है। तो लिखो स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड में। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड, ग्रेटेस्ट इन सॉलिड एंड स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे कम, एंड स्मॉलेस्ट इन, एंड स्मॉलेस्ट इन गैस, स्मॉलेस्ट इन गैस। मतलब
तुम्हारा सॉलिड में सबसे ज्यादा और गैस में थोड़ा सबसे कम, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट इन गैस। लेकिन लिक्विड में, लिक्विड तो इंटरमीडिएट है, मतलब वो ना जाए ना ज्यादा है ना कम है, ठीक है, इनके बीच में है, गैस से थोड़ा ज्यादा और सॉलिड से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो इसी में लिख लो, बी पॉइंट बना दो, चलो बी पॉइंट में लिखना, इन लिक्विड, इन लिक्विड द स्पीड ऑफ साउंड, in liquid the speed of sound is intermediate। इंटरमीडिएट का मतलब होता है ना ज्यादा ना कम, एवरेज एक तरीके से, ठीक है। इन लिक्विड स्पीड ऑफ साउंड इज इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों के बाद ये लिखना, देयर फोर स्पीड सॉलिड, ये वाला साइन लगा देना ग्रेटर, इसका मतलब है सॉलिड में ज्यादा है। फिर लिखना लिक्विड, इसका मतलब है लिक्विड में उससे कम है। और फिर लिखना गैस, और गैस में उससे भी कम है, यानी कि सबसे कम किस में है, गैस में, और सबसे ज्यादा किस में है, सॉलिड में। ये तो है जनरल बात, ठीक है। लेकिन मैंने भी बताया था बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जहां पर ये आइडिया फेल हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे सब्सटेंस है, मैं सारे तो नहीं लिखवा पाऊंगा, लेकिन वो लिख लो जो अक्सर पेपरों में पूछे गए, ठीक है। और जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ ना एग्जाम्पल, सारे आ चुकी हैं। तो पहले ये लिख लेना सब, फिर लिखना नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट। अब तो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इन सम सॉलिड, मैंने वैसे तो क्या बताया था कि सॉलिड के अंदर स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे हैं जहां पर ये स्पीड बहुत ही कम होती है। तो लिखो इन सम सॉलिड द स्पीड ऑफ साउंड, इन सम सॉलिड, इन सम सॉलिड the speed of sound is less than the speed of sound in some solid, the speed of sound is is less than as compared to, less than as compared to, as compared to gases, मतलब गैसेस के मुकाबले सॉलिड में कम होती है, ठीक है। कुछ सॉलिड ऐसे हैं, सारे तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे हैं, एज कंपेयर टू गैसेस, एज कंपेयर टू गैसेस। लिखो फॉर एग्जांपल, अब तुम्हें मैं जो एग्जांपल लिखवा रहा हूं वो तुम्हें याद भी रखने, क्योंकि कई बार ये पूछे जा चुके हैं, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो एक एग्जांपल लिख लो, मैं बात कर रहा हूं वल्केनाइज्ड रबर की। अब ये मत सोचना कि ये वल्केनाइज्ड क्या होता है, ठीक है। ये नॉर्मल, ये समझो कि नॉर्मल रबड़ ही है, ठीक है। वोल्केनाइज पर उसके आगे वर्ड लगा हुआ है, ऐसे फर्क होता है रबड़ में और वोल्केनाइज रबड़ में, लेकिन होती है रबड़ ही है, ठीक है। तो ज्यादा मत सोचो कि वोल्केनाइज का मतलब क्या है, ठीक है। अगर ज्यादा ही रिसर्च करना है तो तुम इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसके बारे में पूरी दुनिया आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें स्पीड होती है मुश्किल से इतनी 54 मीटर पर सेकेंड, जबकि ये एक सॉलिड है, रबड़ जो होती है वो एक सॉलिड होती है, फिर भी इसकी स्पीड कितनी है 54 मीटर पर सेकेंड। और अब हाइड्रोजन का एग्जांपल लिखो इसी के अंदर, ऐसे लिख लेना, मैंने लिखवाया ना फॉर एग्जांपल, दोनों एग्जांपल इसी फॉर्म में लिख लो, एक के नीचे एक। तो हाइड्रोजन के लिए लिखो, हाइड्रोजन की स्पीड कितनी ज्यादा है, जबकि ये होती है तुम्हारी 1284 मीटर पर सेकेंड। तो तुम देख सकते हो किसकी स्पीड ज्यादा है, गैस की या सॉलिड की। यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है गैस की, और सॉलिड की कितनी कम है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो तो एक जनरल आइडिया था, रफली सॉलिड में ही ज्यादा होती है, ठीक है। रफ ऑन एवरेज अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को देखें, ये तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें गड़बड़ हो जाती है, सब में ऐसा नहीं हो रहा है, सब में ज्यादातर सॉलिड में ही ज्यादा मिलेगी। तो हाइड्रोजन में ज्यादा होती है सॉलिड के मुकाबले, मतलब इस रबड़ के मुकाबले। एक एग्जांपल और लिख लो इसी बात पर, ठीक है। हाँ, नोट के अंदर लिखना सेकंड पॉइंट, एग्जाम्पल ही लिखवा रहा हूं, इस पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए सेकंड पॉइंट में लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में लिखो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। लिखना लेड,
ब्रैकेट में लिख लेना, ये सॉलिड होता है, ठीक है। हाँ, लेड के बारे में तुम्हें ज्यादा बातें नहीं पता होंगी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तुमने देखा होगा जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो निप होती है ग्रेफाइट की, जो ब्लैक कलर की होती है, शाइनिंग भी होती है उसमें, वो चलती है ना, उसके अंदर लेड मिलाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? लेड। तो लेड एक सब्सटेंस है और ये सॉलिड होता है। खैर, इसके बारे में ज्यादा रहने तो, सब्सटेंस होता क्या है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, लेड सॉलिड है, और जबकि इसकी स्पीड होती है मुश्किल से इतनी, 13 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है। और जबकि देखो, जो सी वाटर होता है, पानी जो होता है, समुद्री पानी, मुझे बताओ, लिक्विड होता है ना, सी वाटर मतलब लिक्विड, और लिक्विड की स्पीड देखो कितनी है, 1551 मीटर पर सेकंड। तो बताओ, यहां पर भी वो आइडिया फेल हो गया। मैंने क्या लिखवाया था? सॉलिड से कम किस में होती है? लिक्विड में। लेकिन देखो यहां पर तो उल्टी बातें, यहां पर लिक्विड के अंदर स्पीड ज्यादा है और सॉलिड के अंदर स्पीड कम है, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर वो आइडिया फेल हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है कि वो हमेशा होगा ही होगा, कुछ केसेस ऐसे हैं। इसी बात पर एक एग्जांपल और लिख लो, थर्ड पॉइंट में लिख लो इस बार। थर्ड में लिखो, एक सब्सटेंस में लिखवा रहा हूं, मैथिल एल्कोहल। इसको बोला जाता है मैथिल एल्कोहल। सब्सटेंस क्या होता है उसको छोड़ो, बस ये ध्यान रखना, ये एक तरीके का क्या होता है? लिक्विड। और इसके अंदर जो स्पीड होती है 1103 मीटर पर सेकंड। मतलब इस मीडियम के अंदर साउंड अगर ट्रेवल करेगी तो किस स्पीड से ट्रेवल करेगी? 1103 मीटर पर सेकंड से। लेकिन हाइड्रोजन गैस में मुझे बताओ, हाइड्रोजन गैस में तो इससे भी ज्यादा थी। हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर पर सेकंड। तो बताओ, गैस में लिक्विड से भी ज्यादा है और सॉलिड से भी ज्यादा है। कुल मिलाकर वो जो मैंने आइडिया लिखवाया था वो रफ आइडिया है, ठीक है। ज्यादातर सब्सटेंस में वही लगता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर वो आइडिया फेल हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है गिने चुने, उनको तुम थोड़ा सा देख लेना।